हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब मजे में होंगे। तो बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। प्लांट्स के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सब कुछ। तो नाउ अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ की, कि ग्रोथ की कौन कौन सी स्टेजेस होती है। जैसे जब बेबी बॉर्न होता है उसके बाद से कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, किस स्टेज पे वो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच जाता है, इन सब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। ऑल ऑफ अस नो दैट आवर बॉडीज चेंजेस एज वी बिकम ओल्डर। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते आते हैं ना। जब छोटा सा बेबी होता है देखो कितना सॉफ्ट होता है, फिर धीरे धीरे सॉफ्ट होता है, वो चलने फिरने नहीं जानता है। उसके अलावा उसमें बहुत सारी हैबिट्स ग्रो अप नहीं हुई रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं कुछ कुछ चेंजेस आने लगते हैं, फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में चेंजेस आने लगते हैं, हार्मोन्स में चेंजेस आने लगते हैं। बड़े होने के बाद फिर जब बुढ़े होते हैं तो अलग चेंजेस आने लगते हैं, झुर्रियां पड़ने लगती हैं, बॉडी थोड़ी झुकने लगती है, इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि कोई काम किया जा सके। ओके, so these changes occur in various phases called as growth phases. ये जो चेंजेस होते हैं ये कई सारे फेजेस में होते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम सडन बढ़ा घटा, धीरे 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 बड़े होते हैं और धीरे 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 बुढ़े होने लगते हैं। तो ये धीरे धीरे होता है और इस फेजेस को हम लोग कहते हैं ग्रोथ फेजेस। कई सारे फेजेस होते हैं इसके। लेट्स लर्न अबाउट देम फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग इनको देखते हैं। एज फ्रॉम बर्थ टू एज 10 to 11 years, ये जो टाइम पीरियड होता है इसे कहते हैं चाइल्डहुड पीरियड। इसमें बच्चे छोटे से धीरे धीरे खड़े होना, बोलना, बातें करना सीखते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चे कभी कभी कुछ बोल देते हैं तो लोग माइंड नहीं करते, क्योंकि उनका अभी मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है। अरे छोड़ो बच्चे हैं, यही तो कह देते हैं। तो ये जो फेज होता है दैट इज नोन एज चाइल्डहुड फेज। इसमें देखते हैं क्या होता है। Let us learn about the first stage of growth and the changes that occur in girls and boys. ये जो फेज है ये सबसे पहला फेज होता है। बर्थ होने के बाद से लेके थोड़े बड़े जब बच्चे होने लगते हैं, दुनियादारी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगती है कि अच्छा खाना कैसे है, चलना कैसे है, बोलना कैसे है, ये सब कुछ उनको समझ में आने लगता है। सो ग्रोथ एंड द चेंज दैट अकर इन गर्ल्स एंड बॉयज। गर्ल्स और बॉयज में क्या डिफरेंट चेंजेस होता है ये भी देखेंगे हम लोग। रेट ऑफ ग्रोथ हायर, रेट ऑफ ग्रोथ इसमें हाई रहती है। अच्छा जरा किसी आपने जो न्यू बॉर्न बेबी है उससे और 10-11 साल के बच्चे को देखो, हाइट में कितना चेंजेस आ जाता है ना। हायर फिजिकल ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ बोन्स, मसल्स एक्सेट्रा का डेवलपमेंट होने लगता है। बच्चे धीरे धीरे देखो, छोटा सा बेबी है, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा ये होने लगते हैं। तो इनकी तो पहले बोन्स में ग्रोथ होने लगती है, मसल्स में ग्रोथ होने लगती है ना। सो ये हाइट धीरे धीरे इनकी बढ़ने लगती है। गर्ल्स में क्या चेंजेस होता है, सबसे पहले देखिए हाइट बढ़ेगी, हाइट तो बढ़ेगी जाहिर सी बात है। इंक्रीज इन वेट, वेट भी बढ़ेगा भाई, वजन भी तो बढ़ता है। छोटा बच्चा कितना हल्का होता है, धीरे धीरे बच्चे कितने हैवी होने लगते हैं, है ना। एक्वायर एंड देन लूज मिल्क टीथ एंड अगेन एक्वायर न्यू वंस। इसी एज में बच्चों जो मिल्क टीथ होता है, जैसे दूध के दांत कहते हैं, वो भी टूटने लगता है और फिर धीरे 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 करके नए दांत भी आने लगते हैं। तो ये जो देखो ऐसे बहुत सारे बच्चे देखने को मिलते हैं, बहुत लोग इनका मजाक भी उड़ाते हैं, बट इट इज अ नेचुरल प्रोसेस और बच्चे चिढ़ भी बहुत जल्दी जाते हैं, इसलिए लोग और मजाक उड़ाते हैं। सो इस एज में दूध के दांत यानी मिल्क टीथ वो टूटने लगते हैं और नए आने लगते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ गर्ल्स में ही होता है, बॉयज में भी होता है। इंक्रीज इन हाइट, बॉयज में भी हाइट बढ़ेगी। एक छोटे बच्चा फिर धीरे धीरे 10-11 साल का होते होते उसकी हाइट बढ़ती है। वेट बढ़ता है, सेल डिवीजन होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, तो हाइट भी बढ़ रही है और वेट भी बढ़ता है। अक्वायर एंड देन लूज मिल्क टीथ एंड अगेन अक्वायर न्यू वन। इनके भी दांत टूटते हैं, फिर नए दांत आ जाते हैं। ओके, ये प्रोसेस गर्ल्स और बॉयज दोनों में होता है। लेकिन जब इस फेज के बाद आप देखोगे तो उसमें गर्ल्स और बॉयज में चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो दिस स्टेज इज नोन एज चाइल्डहुड। और बहुत अच्छा ये टाइम पीरियड होता है, बहुत लोग एंजॉय करते हैं, सब एंजॉय करते हैं। ये एक ऐसा फेज होता है लाइफ का जिसमें आपको दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, बट एंजॉय करते है ना। ओके, नाउ लेट्स लर्न अबाउट द सेकेंड स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड द चेंज दैट अकर इन गर्ल्स एंड बॉयज। नाउ हम लोग सेकेंड स्टेज के बारे में बात करेंगे। इसकी जो एज है दैट इज 11 to 18 years इन गर्ल्स एंड 21 in
बॉयज। 11 से 18 साल लड़कियों में होती है और 11 से 21 साल लड़कों में होता है। ठीक है, चलिए। रेट ऑफ ग्रोथ, बॉडी इज ग्रोइंग टू इट्स अडल्ट साइज। देखिए ये जो फेज होता है ना, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड फेज होता है। इस एज में बच्चे ना बच्चों में काउंट किए जाते हैं ना अडल्ट में, बीच में रहते हैं, है ना। बड़ों में डिस्कशन में इन्वॉल्व हो तो लोग कहते हैं अरे तुम बच्चे हो, बच्चों में इन्वॉल्व हो तो अरे आप बड़े हो। तो ऐसे सबके साथ होता है। बॉडी ग्रो करती है अडल्ट साइज में। द मैच्योरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव टिश्यू, मैच्योर होने लगते हैं रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो होते हैं, इनका भी धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगता है। तो सबसे पहले हम लोग गर्ल्स में देखेंगे क्या क्या चेंजेस होते हैं। हेयर ग्रोज इन आर्मपिट, आर्मपिट में हेयर्स की ग्रोथ होने लगती है। जेनाइटल एरिया बिटवीन द थाइज, लेग्स एंड आर्म्स, जो जेनाइटल एरिया है थाइज के बीच में हेयर्स की ग्रोथ होने लगती है, लेग्स में और आर्म्स में, मतलब बॉडी में कई सारे पार्ट्स में हेयर्स की ग्रोथ होने लगती है। एंड दैट इज अ हार्मोनल चेंज, ये एक हार्मोनल चेंज होता है। एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन, जेनाइटल एरियाज का मतलब होता है जो एक्सटर्नल, इंटरनल ऑर्गन्स नहीं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, उसे कहते हैं जेनाइटल एरिया। ओके, सो आर्मपिट्स की ग्रो होने लगती है। जेनाइटल एरिया बिकम डार्कर इन कलर, धीरे धीरे जेनाइटल एरिया क्या होते हैं, डार्क होने लगते हैं ड्यू टू एक्सेसिव मेलानिन कंटेंट। मेलानिन पिगमेंट जो होता है वो ज्यादा पड़ने लगता है, इस वजह से जेनाइटल एरिया जो होते हैं वो डार्क होने लगते हैं। स्किन बिकम ऑयली एंड मे डेवलप पिंपल्स, स्किन ऑयली होने लगती है और बहुत सारे पिंपल्स आने लगते हैं। लड़कियां बड़ी परेशान होने लगती हैं, अरे ये क्या हो गया, लेकिन इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये कोई घबराने की बात नहीं होती। ओके, नाउ ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज, ब्रेस्ट साइज बढ़ने लगती है। डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट, जो निपल्स होते हैं उनका, जो ब्रेस्ट पे जो निपल्स होते हैं उनका कलर डार्क होने लगता है ड्यू टू एक्सेसिव मेलानिन कंटेंट। मेलानिन का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से डार्कर होने लगते हैं। एंड मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इसी एज में स्टार्ट हो जाती है। पीरियोडिक मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है या मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? पीरियोडिक लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ फीमेल स्टार्टिंग फ्रॉम प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे एक 28 डेज की साइकिल होती है, तो एवरी मंथ, मतलब एवरी 28 डेज के ड्यूरेशन में 3 to 4 डेज बॉडी से ब्लड रिलीज होता रहता है। ये प्यूबर्टी के टाइम पे होता है। नाउ बॉयज में क्या होते हैं, हेयर ग्रोथ इनमें भी होने लगती है, आर्मपिट्स में, जेनाइटल एरिया में होने लगते हैं, थाइस के बीच में, लेग्स में और आर्म्स में। जेनाइटल एरिया का मतलब हमने आपको बता दिया है। जेनाइटल एरिया बिकम डार्कर इन कलर, जेनाइटल एरियाज जो होते हैं वो डार्क कलर में होते हैं बिकॉज ऑफ मेलानिन पिगमेंट। स्किन बिकम ऑयली एंड मे डेवलप पिंपल्स, बॉयज को भी स्किन की प्रॉब्लम होने लगती है, स्किन ऑयली होने लगती है, पिंपल्स का डेवलपमेंट होने लगता है। लेकिन ये भी घबराने की कोई बात नहीं है, फॉर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, कुछ टाइम के लिए, फिर बाद में ये सही हो जाता है। तो चलिए, ग्रोथ ऑफ थिकर हेयर ऑन फेस, दाढ़ी मूंछ की डेवलपमेंट होने लगती है ना, धीरे धीरे वो भी बनने लगते हैं। इन द फॉर्म ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैच, बियर्ड की ग्रोथ होने लगती है, मुस्टैच की ग्रोथ होने लगती है। वॉइस बिगिंस टू क्रैक, वॉइस में चेंजेस आने लगता है बॉयज के, यहाँ पे एडम्स एप्पल का डेवलपमेंट हो जाता है ये, और इसकी वजह से वॉइस चेंज होने लगती है, क्रैक होने लगती है। पेनिस बिगिंस टू बिकम एनलार्ज एंड इरेक्ट, पेनिस जो होता है वो एनलार्ज होने लगता है, इरेक्ट होने लगता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ ब्लड का फ्लो होने लगता है रिप्रोडक्टिव टिश्यूज में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। दैट्स व्हाई ऑर्गन्स जो होते हैं ये एनलार्ज होने लगते हैं। एंड दैट स्टेज इज नोन एज प्यूबर्टी, द स्टेज ऑफ अटेंडिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी। इसी स्टेज पे सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने भी 18 इयर्स गर्ल्स की शादी के लिए एज रखी हुई है और 21 इयर्स बॉयज की शादी के लिए, क्योंकि इस टाइम तक पूरी की पूरी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो गई रहती है। फाइन, चलिए। नाउ प्यूबर्टी जो होती है ये कैरेक्टराइज होती है फ्रीक्वेंट इमोशनल शिफ्ट्स। हार्मोन्स में इतना ज्यादा चेंजेस आता है बच्चों
कि इमोशनल शिफ्ट्स होने लगते हैं, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, अभी खुश थे कभी दुखी हो जाते हैं, कभी बिना बात के गुस्सा आने लगता है, कभी लगता है कि नहीं सब गलत है मैं ही सही हूँ, ऐसी ऐसी चीजें सब बच्चों में होती हैं। तो ये बहुत वैसी बातें नहीं है कि मतलब बहुत घबराने वाली बातें नहीं है, ये नेचुरल चीजें होती हैं, बिकॉज ऑफ हार्मोन चेंजेस होते रहते हैं बॉडी में, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो आप भी इस एज में हो, लेकिन आपको भी घबराना नहीं चाहिए, बहुत काम डाउन होके कि हाँ नेचुरल प्रोसेस है, कभी गुस्सा आए तो कंट्रोल कर लो, जरूरी नहीं है सबके ऊपर चिल्लाओ, सबके ऊपर गुस्सा। ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ स्पेशल हार्मोन एज देयर इज मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यू, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज का डेवलपमेंट होने लगता है, मैच्योर होने लगते हैं और एक्सेस ऑफ हार्मोन्स बनने लगते हैं इसी स्टेज में। दैट्स व्हाई बहुत जल्दी मूड स्विंग्स होने लगते हैं, इमोशनल शिफ्ट्स होने लगते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं फिजिकल मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल की बॉडी में प्रॉपर डेवलप करने लगते हैं इसी स्टेज में। एज 18 ऑनवर्ड्स इन गर्ल्स एंड 21 ऑनवर्ड्स इन बॉयज। अब इसके बारे में बात करेंगे, ये एज होती है मेल और फीमेल में, मतलब मेल्स बॉयज फीमेल्स गर्ल्स। तो 18 एज जो होती है ये फीमेल्स में और 21 बॉयज में होती है, ये इनकी प्यूबर्टी का टाइम होता है। बॉडी इज फिजिकली रेडी टू रिप्रोड्यूस, इस एज में बॉडी जो होती है ये फिजिकली रेडी हो जाती है, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स भी डेवलप कर जाते हैं, हार्मोन्स भी डेवलप हो जाते हैं, तो बॉडी प्रॉपर रेडी हो जाती है रिप्रोड्यूस करने के लिए। It's happened by two individuals joining their body together for internal transfer of germ cell for fusion। होता कैसे है, दो इंडिविजुअल मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और इंटरनल ट्रांसफर करते हैं जर्म सेल्स का, मेल गैमेट्स को ट्रांसफर करते हैं फीमेल बॉडी में और वहां से फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद एम्ब्रियो डेवलप करता है। द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम द बॉडी ऑफ फीमेल टू द बॉडी ऑफ the transfer of sperm from the body of male to the body of female। okay, मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर होता है। इसके बाद अडल्ट स्टेज आ जाती है और बाकी इस एज में तो सबको पता है सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, सब तरीके से तैयार हो जाते हैं। सो बेसिकली ये जो 11 to 18 और 21 इयर्स वाली एज है ये थोड़ी क्रूशियल होती है, क्रिटिकल होती है, बट ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं आपके साथ, आपके टीचर्स हैं आपके साथ, सब अच्छा होगा। सो दैट्स ऑल इस स्टेज के बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। गुड बाय।